हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और इस देश की राजनीतिक घटनाओं के ऊपर आपका ध्यान जरूर होगा। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। संसद भवन की कार्यवाही, संयुक्त कार्यवाही जो होती है आम चुनाव के बाद वो शुरू हो चुकी है और जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ उन सारी चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंच रही होगी न्यूज़ माध्यमों से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, टीवी डिबेट्स, सोशल मीडिया का जो मीडिया है उसके माध्यम से। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम घटित हो रही है उसके ऊपर। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद एनडीए ने क्लेम किया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ने बजाबते जो कानूनी प्रक्रिया है उसके माध्यम से उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आप सरकार बनाएं और निश्चित तौर पर लोकतंत्र में मेजॉरिटी की सरकार बनती है। लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद, उसे बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है। उन घटनाओं को एनालाइज करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। निश्चित तौर पर जो मैंडेट आया है उस मैंडेट के आधार पर ये नहीं कह सकते कि भाजपा की एब्सोलूट मेजॉरिटी की सरकार है, बहुमत की सरकार है, बल्कि निश्चित तौर पर यह गठबंधन की सरकार है। जिस तरह से मैंडेट मिला है उस मैंडेट ने भाजपा को अकेले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं किया है। वह गठबंधन के पार्टनर्स के ऊपर निर्भर है सरकार बनाने के लिए। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ, जिस तरह से कंटिन्यूटी की बात की जा रही है, कंटिन्यूटी प्लस अकोमोडेशन, ये बातें समझने की जरूरत है कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। कंटिन्यूटी का यही मतलब है ना, सरकार के सेंस में जो पहले से मंत्रिमंडल में भाजपा के मंत्री थे उन्हीं को कंटिन्यू किया गया। क्या ये किसी दूसरे तरफ इशारा नहीं कर रही है ये बातें, ये डेवलपमेंट? क्यों? लोकतंत्र में, चाहे किसी शासन व्यवस्था में, कोई मंत्री या कोई ब्यूरोक्रेट किसी पद पे बहुत दिनों तक अगर बना रहता है तो उसका एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इसका नाम क्या दिया जाता है? नाम ये दिया जाता है कि हम कंटिन्यूटी रख रहे हैं, स्टेबिलिटी रख रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो नीतियाँ भाजपा सरकार पिछले 10 सालों से चलाए जा रही है, जिसमें रोजगार खत्म हो रहा है, महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है, कॉरपोरेट सेक्टर सबसे ज़्यादा फायदा गेन कर रहा है, अपर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, रोजगार देने में जो जिस तरह की धांधली है, कुछ वर्गों को जानबूझ के उनकी वैकेंसी पूरी नहीं की जा रही है, देश पूरी तरह से कम्युनल आइडियोलॉजी डिवाइड में बांट दिया गया है। जो वंचित मार्जिनलाइज तबका है उसका कुछ सुना नहीं जा रहा है। संविधान को बदलने की बात, एक धर्म विशेष लोगों को सीधे सीधे टारगेट किया जाना, ये सीधे कहना कि हम 400 के पार लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। और जो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नेचर, उसका इंटेंशन सब कुछ जानता है। वो कहते सामने कुछ और है कि हमें संविधान से प्यार है, लेकिन उन्हें संविधान से बिल्कुल प्यार नहीं है। वो संविधान के प्रोविजन का इस्तेमाल केवल उस तरह के सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए करना चाहते हैं जिसमें किसी एक जाति और एक खास वर्ग का वर्चस्व बना रहे। उस आइडियोलॉजी का प्रतिनिधित्व करती है भारतीय जनता पार्टी। और जब ये करती है, और जैसा ही विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने ये कहा कि नहीं हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो पूरा जो मतदाता वर्ग है
वो साफ साफ दिख रहा है कि वो बंट गया। एक वो वर्ग है जिसके आइडियोलॉजी, जिसके विचारधारा का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है। एक वो वर्ग है या जाति समूह है जिसको संविधान में अपना कल्याण और न्याय दिखता है। अगर संविधान को सही तरीके से लागू किया जाए, उसके स्पिरिट में लागू किया जाए, ये बात आपको समझनी होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संविधान को सेलेक्टिवली लागू करने से उनका कल्याण हो जाएगा। तो जनता ये समझ रही थी और उसने इंडिया गठबंधन को एक अच्छा मतलब मैंडेट दिया, एक अच्छे विपक्ष के रूप में उसे तैयार करके भेजा। सत्ता पक्ष को भी मिला वोट, उसका भी एक वर्गीय चरित्र है, किसने वोट दिया, कितना वोट किया। और ये भी सच है कि इंडिया गठबंधन को जो वोट किया गया वो भी बहुत बड़ा मैसेज है, वो भी बहुत बड़ा मैसेज है। सवाल ये है कि जिस संगठन का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी करती है, वो संगठन किस तरह के व्यवस्था की वकालत करता है। क्या वो संविधान को मानता है? क्या संविधान में दिए गए जो न्याय के सिद्धांत है, प्रियम्बल में जो दिए गए न्याय के सिद्धांत हैं, उसको मानता है? या ये दोहरापन है उनका कि पब्लिक के सामने ये बोलते हैं कि हम संविधान के बहुत बड़े बहुत मानने वाले लोग हैं, लेकिन असल रूप में अगर आप देखें तो संविधान को मानने की बात नहीं, बल्कि संविधान को अपने आइडियोलॉजिकल तरीके से उस फ्रेम में बदलने की कोशिश करते हैं, वकालत करते हैं। उनके नेता, उनके आइडियोलॉग, जो विचारधारा के उनके लोग हैं, ये हमेशा कोशिश उनकी रहती है। दूसरी बात, इसके इतर भी आपको समझना होगा कि ये किस तरह की सामाजिक व्यवस्था की वकालत करते हैं। ये उस सामाजिक व्यवस्था की वकालत करते हैं जिसमें ब्राह्मणवादी वर्चस्व कायम रहे। जबकि इस देश के इतिहास में प्राचीन काल से लेके अभी तक आप देख लें तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के इतर भी बहुत सारी व्यवस्थाएं रही हैं जिनका जिक्र ये लोग नहीं करते और जानबूझकर नहीं करते। बौद्ध धर्म के आधार पर या उसके सिद्धांतों पर समाज बनाने की ये बात नहीं करते, बल्कि उसको अपने हिंदुत्ववादी एजेंडे के हिसाब से डिफाइन करते हैं और उसको भी अप्रोप्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि हिंदुइज्म, ये बुद्धिज्म हिंदू धर्म का भाग है, जैनिज्म हिंदू धर्म का भाग है। इवन अब तो ये कहने लगे हैं कि जो आदिवासी कल्चर है, आदिवासी सरना धर्म है, वो भी हिंदू धर्म का भाग है, जिसको लोग अपोज कर रहे हैं। आदिवासी वर्ग इसका विरोध कर रहा है। तो हर चीज, आपके भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का हर चीज ब्राह्मणवादी बनाने की कोशिश और उसी आइडियोलॉजी के हिसाब से संविधान को बदलने की कोशिश इनकी शुरू से ही रणनीति रही है। इसीलिए गांधी इनके लिए खतरा थे, इसीलिए नेहरू इनके लिए खतरा थे। और आज जो भी ये बात करता है कि हमें संविधान पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिसमें जातीय श्रेष्ठता खत्म हो, जिसमें प्राचीन व्यवस्था के आधार पर जो शोषण का प्रारूप है वो खत्म हो, समानता के आधार पर समाज बने, वो उनको नागवार गुजरता है, वो उनको नागवार गुजरता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आरएसएस कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं है, वो प्योर राजनीतिक संगठन है। और राजनीतिक संगठन के होने के नाते, राजनीतिक संगठन होने के नाते अब देखिए, अगर वो राजनीतिक और सामाजिक संगठन सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन होता तो क्या उसको जरूरत थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मैंडेट पाया, क्या नहीं पाया, क्यों इंटरफेयर करना पड़ रहा है संघ को? तो ये कहना कि हम सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, ये कोरा झूठ है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आरएसएस है यह एक जातीय संगठन है, इतना आपको साफ साफ जानना होगा। यह अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करती है, तो ये पॉलिटिकली, प्योर पॉलिटिकल इसका पर्पस है, उद्देश्य है सत्ता स्थापित करना हिंदुत्व का, अपर कास्ट हिंदुओं का।
आपको ये समझना होगा, उसके सांगठनिक प्रारूप को समझिए ना पहले, कौन उसका एजेंडा डिसाइड कर रहा है। और ये क्यों कहते हैं ट्रेडिशन ट्रेडिशन ट्रेडिशन, वैदिक आधार पर हम समाज बनाना चाहते हैं। क्या वैदिक आधार पर समाज वैसा बनाना चाहते हैं जहां ब्राह्मणों की हमेशा श्रेष्ठता बनी रहे? वही आप चाहते हैं ना, धर्म के नाम पे, संस्कार के नाम पे, परंपरा के नाम पे, यही चाहते हैं ना। कभी आपने देखा है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर धरना प्रदर्शन कभी संघ ने किया हो, कुछ मुकम्मल किया हो? कोई उदाहरण आपके पास है? और ये लोग सही सवाल उठाते हैं कि भाई संगठन में कौन इसका प्रभुत्वकारी वर्ग है? पिछड़ा दलित तो केवल झंडा उठाने वाला है। एक अपवाद पेश कर देते हैं लोग, और उस विचारधारा को फॉलो करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसी के माध्यम से शासन स्थापित किया जाता है भारत में। और ऐसा क्यों हुआ कि पहले 2 टर्म में जब प्रधानमंत्री बने तो संविधान को नमस्कार न करते हुए नहीं किए? क्या ऐसा फोटो आपके पास है जो संविधान के सामने झुक करके प्रणाम किया जा रहा हो प्रधानमंत्री के द्वारा पहले 2 टर्म में? तीसरे में क्यों जरूरत पड़ी? तीसरे में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये आपको सोचने की जरूरत है। संविधान के सामने नतमस्तक होने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? और क्यों? जिनको लग रहा था कि संविधान के ऊपर खतरा है, उन्होंने दूसरे पक्ष को वोट दिया क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे। और जब सत्ता जाने लगी तो संघ कैसे बेचैन होकर बयान दे रहा है संघ प्रमुख। वो बयान देने के पीछे और कोई कारण नहीं है, कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे इंटेंशन ये था, इन लोगों को लग रहा था कि भगवान राम का मंदिर बनाने के बाद हमको फुल मेजोरिटी मिलेगी और संविधान को हम तहस नहस कर देंगे, अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे, संघ के विचारधारा के आधार पर। लेकिन जनता ने होने नहीं दिया। जनता ने इसका माकूल जवाब दिया। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की पार्लियामेंट जो संसद है उसका बैठक शुरू हो गया। आप देखे होंगे शपथ ग्रहण, आप देखे होंगे शपथ ग्रहण। आप ये भी सुने होंगे कि पार्लियामेंट में जो शपथ लिया जाता है अध्यक्ष के द्वारा, वो अध्यक्ष के द्वारा ये इस बात की शपथ होती है या उसका चरित्र इस तरह का होना चाहिए कि पक्ष और विपक्ष के साथ वस्तुनिष्ठता से पेश आए, बिना किसी लाग लगाव के पेश आए। वो माना जाता है कि पार्टी के ऊपर का उसका चरित्र है, लेकिन ऐसा है क्या? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है आपके पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि जो भी अध्यक्ष बनता है कहा ये जाता है। ये दोहरापन देखिए। शपथ किसका लिया जाता है? शपथ किसका लिया जाता है? संविधान मानने की। लेकिन किया क्या जाता है? उसके जस्ट अपोजिट। संविधान क्या हो जाता है इस रूप में? संविधान का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। संविधान का शासन कहते हैं हम, लेकिन संविधान के साथ खिलवाड़ करना ही असली राजनीति हो गई है। जिस तरह से पार्लियामेंट में लोगों का, जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनके सदस्य हैं, उनका माइक का कनेक्शन ही बंद कर दिया जा रहा है। किस बात की संसद भाई? और आप केवल विपक्ष पे ब्लेम करते हैं। ये सब कोई जानता है कि पिछले कार्यकाल में अभी के जो माननीय अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, वही अध्यक्ष थे। उनका उस समय भी यही रवैया रहा। फूली पक्षपाती तरीके से उन्होंने सदन को चलाया, और इसी को ये कहते हैं लोकतंत्र है। ऐसे ऐसे पदों पर बैठे लोग जब इतने पक्षपाती हो सकते हैं, तो आप उम्मीद करते हैं कि ये संविधान को मानेंगे। आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे ना कि संविधान क्यों बदलना चाहते हैं। ये जिस तरह से संसद में सेंगोल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है हर कामों में, क्या वहां संविधान नहीं हो सकता था? क्या ये राजतंत्र है कि राजतंत्र के प्रतीकों को आप सदन में एकदम प्रदर्शन कर रहे हैं उसका? इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी
पहचान यहाँ की संविधान है और संविधान का प्रदर्शन होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? कोई संविधान की जय बोल रहा है तो आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लेकिन भारत माता की जय बोल रहा है तो आप एकदम कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू राष्ट्र की जय बोल रहा है तो आप एकदम खुश हैं, कोई आपका रोक टोक नहीं है। ये कैसी शासन व्यवस्था है? कहाँ है आपका ट्रांसपेरेंसी? कहाँ है आपकी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता? ये तो साफ साफ पक्षपात दिख रहा है। इस तरह के लोकतंत्र में हम आज रह रहे हैं। आप उम्मीद कीजिए कि अगर यहाँ की जनता अपने वोट की कीमत नहीं समझी तो आने वाले समय में उसका क्या हाल होने वाला है, कैसे ये देश चलेगा। इस देश में जो बड़े मेजोरिटी में जो बहुसंख्यक हैं, दलित, पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, मुस्लिम्स, उनका कौन देख रेख करेगा? कैसे होगा? आपको ये समझना होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 विभाग जो होते हैं, 4 मंत्रालय जो होते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इस देश की दिशा और दशा वही तय करते हैं। फिनांस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो भी आप कहना चाहते हैं। ये 4-5 मिनिस्ट्री और चारों पांचों मिनिस्ट्री पे वैसे लोग बैठे हुए हैं जो उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इस देश में जो दलित, पिछड़े, बहुसंख्यक हैं उनका प्रतिनिधित्व हो। और ये कहते हैं कि हम पिछड़े प्रधानमंत्री पिछड़े हैं, उनकी सरकार है। पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आप देख लिए वैसे वैसे पोस्ट दलितों, पिछड़ों को दी गई हैं जिनका कोई औकात ही नहीं है। और फिर भी ये कहते हैं कि हम दलित, पिछड़े का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जिस तरह से स्पीकर के चुनाव का समय हुआ, आप देख लीजिए, ओम बिरला जिस वर्ग और जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि दलितों, पिछड़ों की सरकार है। इस गलत फहमी में मत रहिए। ये आपकी गलत फहमी है कि दलित, पिछड़ों की सरकार है, नहीं है। उसके जड़ में जो है वो हिंदुत्व का विचारधारा है। और हिंदुत्व का विचारधारा आपको बता दें कि यहाँ के अपर क्लास, अपर कास्ट की विचारधारा है। वो हिंदुत्व का नाम इसलिए देता है, हिंदू का नाम इसलिए देता है, उसे राष्ट्रवाद से इसलिए जोड़ता है ताकि आपकी नजर उसके रियल इंटेंशन पर मत पड़े। आपको रियल इंटेंशन समझना है कि अगर सनातन धर्म के आधार पर सोसाइटी बनती है तो उसमें हायरार्की होगी। कास्ट एकदम उसका क्रूशियल पार्ट होगा। कास्ट के बिना सनातन धर्म की व्यवस्था चल ही नहीं सकती है। और उस कास्ट में कास्ट हायरार्की होगी। आप हिंदू धर्म की बात बिना कास्ट के कर ही नहीं सकते ना। तो सनातन धर्म के आड़ में कौन सी व्यवस्था लागू करने की कोशिश हो रही है? और संविधान से इनको दिक्कत इसलिए है कि क्योंकि संविधान कास्ट सिस्टम के अंतर्गत जो अनटचेबिलिटी है, जो हायरार्की का सिस्टम है, हायरार्किकल ऑर्डर का सिस्टम है, उसे खत्म करने की बात करता है। न्याय आधारित, समानता आधारित समाज बनाने की बात करता है। और संविधान पूरी तरह से इस हिंदुत्व और ब्राह्मणवादी विचारधारा के खिलाफ खड़ा है। इसलिए संविधान से इनको इतनी दिक्कत है। जो संविधान की बात करेगा वो इनका दुश्मन होगा। ये संविधान के प्रावधानों को और संविधान का इस्तेमाल केवल अपने उस पर्पज के लिए कर रहे हैं जिसमें एक ऐसी समाज बनाई जाएगी, बनाने की कल्पना की जा रही है जिसमें एक जाति, एक वर्ग हमेशा वर्चस्व में रहेगा और बाकी लोग उनकी गुलामी करेंगे। इस गुलामी को तोड़ने का प्रतीक है संविधान, भारतीय संविधान। और जो इसकी बात कर रहा है उसको संसद से लेकर बाहर तक दबाने की कोशिश हो रही है। उसको अरेस्ट करना, उसके मुंह को बंद करना। आप देखिए, अभी 1 जुलाई से नया क्रिमिनल लॉ लागू हो रहा है, उस पर कोई डिबेट डिस्कशन नहीं हुआ। उसी समय 146 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया। कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं। एक नए पुलिस राज की स्थापना की तरफ आप बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिए कि जब जब पुलिस राज की स्थापना की तरफ आप बढ़ते हैं, डेमोक्रेसी कमजोर होता है। और डेमोक्रेसी कमजोर होगा तो जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, जो शोषित है, उसकी आवाज कमजोर होगी।
तो आप देखिए कि किस आइडियोलॉजिकल फ्रेम में इस सारी चीजें की जा रही हैं। नाम क्या दिया जा रहा है, उस नाम को देने के पीछे का इंटेंशन समझने की जरूरत है। उस इंटेंशन को समझने की जरूरत है कि किस इंटेंशन से ये सारी चीजें की जा रही हैं। आप फेस वैल्यू पर विश्वास मत करिए। आप नीट का पेपर लीक देखे, यूजीसी नेट का पेपर लीक देखे, ये सब क्यों हो रही हैं? इसके सामाजिक कारण क्या हैं, राजनीतिक कारण क्या हैं, आर्थिक कारण क्या हैं, इसको आपको समझना होगा। डेमोक्रेसी क्या ऐसी हो गई है, इस रूप में इसको वो कर दिया गया है कि एक भारत सरकार ढंग से एग्जाम नहीं करा सकती, राज्य सरकारें एग्जाम नहीं करा सकती। इतना ब्लैक मार्केट और वो मार्केट पावरफुल हो गया कि सरकारें फेल हैं इनके सामने। क्या ऐसे ही शासन चलेगा? ऐसे ही लोगों का विश्वास बना रहेगा इस शासन और व्यवस्था के ऊपर? यह आपको और हमको सोचना है कि कैसे लोग शासन कर रहे हैं, किस तरह के लोग शासन में बैठे हैं। क्या इस तरह के शासन व्यवस्था से बहुसंख्यक लोग को विश्वास शासन में मजबूत होगा? ये आपको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, बहुत ही क्रिटिकल होके आलोचनात्मक तौर पर समझने की जरूरत है कि शासन व्यवस्था क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, किनके लिए काम कर रहा है, वोट किसका लिया जा रहा है और काम और पॉलिसी किसके लिए बनाए जा रहे हैं। ये बड़े कैनवास में आपको देखना होगा और समझना होगा। केवल जॉब पा जाने से, एक पद पर आ जाने से सभी की लड़ाई, भारत की लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। उसे समझना होगा। केवल आपका पेट भर जाए इसी से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसे समझें, एनालाइज करें और कमेंट करें। थैंक यू।